हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईआरएफसी के शेयर के ऊपर, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर। अब देखिए, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईआरएफसी यहाँ पर ओवरसीज बोरोइंग करने वाला है, यानी ऑलरेडी उन्होंने साइन कर दिया है एग्रीमेंट, एक एमओयू भी साइन कर दिया है। अब ये जो ओवरसीज बोरोइंग है, इससे आईआरएफसी को क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर कि आईआरएफसी ने सबसे पहले $300 मिलियन का जो लोन है वो यहाँ पर लिया है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन से। अब इसके बाद दोस्तों, कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज कुमार दुबे ने कहा कि यहाँ पर किस तरीके से ये जो बोरोइंग है ये आईआरएफसी को बेनिफिट करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए, आईआरएफसी ने रीस्टार्ट किया, यानी पहले भी ये लोग बोरो करते थे ओवरसीज बोरोइंग, लेकिन यहाँ पर अभी जो रीस्टार्ट किया है इससे आईआरएफसी का जो बोरोइंग का कॉस्ट है वो कट होगा। आईआरएफसी $300 मिलियन यहाँ पर आप कह सकते हो रेस करने वाला है, जिसका इंटरेस्ट रेट होगा 6% से लेकर 6.2% के आसपास, यानी 6.2 तक यहाँ पर उनको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। उसके बाद आईआरएफसी का ये भी प्लान है कि वो आने वाले कुछ सालों के अंदर $400 मिलियन यहाँ पर ओवरसीज बोरोइंग के थ्रू यहाँ पर पैसा रेस करेंगे। अब कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, कंपनी अपने बोरोइंग को एक्सपांड कर रही है, उसके साथ साथ कंपनी यहाँ पर रेलवे के बियॉन्ड भी क्या कर रही है, फाइनेंस कर रही है, जैसे मेट्रोस को, पोर्ट्स को, लॉजिस्टिक्स को, जिसमें यहाँ पर जो मार्जिन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए अगर आप देखोगे ना, आईआरएफसी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो लगातार ऊपर जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर उसका डेटा भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। आईआरएफसी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इम्प्रूव किया है 1.55%, जो कि पिछले साल था 1.42%। ये देख सकते हो, पिछले साल 1.42%, इस साल हो चुका है 1.55%। ये इम्प्रूवमेंट इस वजह से आया क्योंकि कंपनी ने नए सेक्टर के अंदर पैसा यहाँ पर फाइनेंस किया है। कंपनी यहाँ पर फॉरवर्ड लिंकेज कंपनी जो रेलवे से कनेक्ट करती है और बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को भी यहाँ पर फाइनेंस करना शुरू किया है, जहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी का बढ़ते जा रहा है। कंपनी का प्लान ये है कि यहाँ से जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जो अभी 1.55% पर है, उसको कंपनी यहाँ पर बढ़ाकर करना चाहती है 1.6 से लेकर 1.65% तक, जिस वजह से दोस्तों आईआरएफसी का जो आप कह सकते हो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मैं एक बार आईआरएफसी का प्रॉफिट भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, कंपनी ने Q1 में 1746 करोड़ का प्रॉफिट किया, Q2 के अंदर कंपनी ने 1777 करोड़ का प्रॉफिट किया। इसका सिंपल सा मतलब है कि कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर एक नया बिजनेस शुरू किया। बिजनेस तो वही है, बट यहाँ पर थोड़ी जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज किया। बैकवर्ड लिंकेज कंपनीज को भी फाइनेंस किया और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज को भी फाइनेंस किया है। इस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर इसी तरह नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता जाएगा तो आईआरएफसी का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। साथ में बजट भी सपोर्ट करेगा। अगर फाइनेंशियल ईयर 27 में 2,75,000 करोड़ का बजट आता है या 3 लाख करोड़ का बजट आता है तो बजट भी सपोर्ट करेगा। बजट किस तरीके से सपोर्ट करेगा कि जो कोर रेलवे कंपनीज है उनको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलेगा, और उनको अगर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिला तो आईआरएफसी की फाइनेंस करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर। तो इस वजह से नेक्स्ट क्वार्टर में भी आईआरएफसी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, ये जो एक्सटर्नल बोरोइंग है, यानी जिसको हम ईसीबी कहते हैं, ओवरसीज बोरोइंग, ये बोरोइंग से आईआरएफसी को क्या बेनिफिट मिलेगा वो तो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जापान के अंदर, क्योंकि जो सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन है वो कि एक जापानीज कंपनी है, एक जापान की बैंक है, तो अब जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। अब आप कहोगे जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आईआरएफसी को इससे लॉस होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ। जापान में अगर रेट है 1% से वो 2% पहुँचने वाला है। सो इंडिया का रेट ऑलरेडी 6% के आसपास है, तो अभी भी यहाँ पर जो इंडियन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू जापान का इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पर आईआरएफसी ने क्या किया है, हेजिंग यहाँ पर बाय की है। हेजिंग का मतलब क्या होता है कि अगर जापान का जो पैसा है, जैसे हमारे यहाँ रुपीस चलता है, जापान के यहाँ पर जो उनका करेंसी है वो अलग है। उनका करेंसी मैं आपको बता देता हूँ, उनका करेंसी को कहते हैं येन, YEN, येन कहते हैं।
तो यन का प्राइस अगर बढ़ता भी है लेकिन IRFC ने अगर हेजिंग बाय रखा है, हेजिंग का मतलब होता है एक प्रोटेक्शन होता है, एक इंश्योरेंस होता है कि भाई अगर हमने इतना पैसा लिया और यन का प्राइस बढ़ गया तो हम जो यन का प्राइस बढ़ा है वो हम पे नहीं करेंगे, जो हमने जिस समय पर हमने लोन लिया था वही यन का प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जापान के अंदर अगर एक यन अभी कितने का, आई थिंक 0.55 रुपीज़ का है, एक यन 0.55 रुपीज़ का है। अगर ये 2 साल के बाद बढ़ के हो जाता है 0.70 पैसे का, तो यहाँ पर IRFC ने इस यन के बेसिस पे लोन लिया था। तो हेजिंग बाय करने की वजह से, हेजिंग एक प्रोटेक्शन होता है, एक इंश्योरेंस होता है, हेजिंग बाय करने की वजह से जो यन का प्राइस है उसी में आपको लोन को रीपे करना है, नए प्राइस में आपको लोन को रीपे नहीं करना है। तो ये बेनिफिट मिलेगा, साथ में वहाँ का इंटरेस्ट रेट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो IRFC को इससे बेनिफिट ही मिलेगा, IRFC को इससे कोई लॉस नहीं होने वाला। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ है कि एक्सटर्नल बोरोइंग जो हो रही है, आने वाले समय में $400 मिलियन भी बोरो करेंगे तो इससे IRFC को बेनिफिट मिलेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन IRFC का बढ़ेगा। और अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता है तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वार्टर अप्रॉक्सीमेटली 1800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया सीखने को मिला वो भी बताइए, और कोई डाउट है आपका वो भी कमेंट कीजिए। मैं मिलता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।